हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि हम यहाँ पर एमएलएस के इस यूट्यूब चैनल पर हम बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो कितने इंपॉर्टेंट है इसी को लेकर के। और आज जो है हम एमयू बीएलएलबी का जो 2023 में जो क्वेश्चन आए थे और उसमें भी जीके और जीएस के जो क्वेश्चन आए थे, नॉन पॉलिटी वाला पार्ट और है ना, उसको हम कवर करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में विद बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसके हम जानेंगे। तो एमयू बीएलएलबी का आज हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, अमंग द फॉलोइंग, है ना, which country suffered disintegration due to political fight on the basis of religion and the ethnic identities। तो बेसिकली अगर आप बात करते हो कि यहाँ पर इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका डिसइंटीग्रेशन जो टूटी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब जो आपका एथनिक ग्रुप है, लाइक यू कैन से कि रिलीजन और एथनिक आइडेंटिटीज। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो इसके बेसिस पर बेसिकली वो अलग हो गई, डिवाइड हो गई। तो अगर आप देखोगे बेटा, इंडिया में ऐसा कोई डिसइंटीग्रेशन इंडिया का नहीं हुआ है और इंडिया इज ए यूनियन है और इंडिया का भी डिसइंटीग्रेशन इस तरीके से होगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक यूनियन पार्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में भी बेसिकली हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला था कि जो मेनली आपका इस तरीके से चीजें हो गई हो। तो ना तो नीदरलैंड है ना ही इंडिया है। लेकिन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या था, वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पर हुआ। लिंग्विस्टिक, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, है ना, डच स्पीकिंग लोग थे, तो उस तरीके से यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है। लेकिन यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया एक ऐसी कंट्री है जिसका डिसइंटीग्रेशन होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिलीजन और एथनिक आइडेंटिटीज। इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और ये 1990s की बात है। और इसमें बनके 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इसका डिसइंटीग्रेशन होकर के 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इसमें फॉर्म हुई थी। नाइनटीन नाइनटीज की बात है, ठीक है बेटा, 1990s की बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहे कि एनजीटी का मतलब क्या होता है, बताइए। एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन जनरल टैक्स, नेशनल ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, न्यूक्लियर ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये आगे आंसर बेटा ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एनजीटी का मतलब है। एनजीटी का मतलब क्या है, नेशनल ग्रीन मतलब ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो है ना, इसका फॉर्मेशन होता है 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को। और ये क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, बेसिकली क्लाइमेट एनवायरनमेंट के ऊपर ये काम करते ट्रिब्यूनल है ना, उसके लिए काम करेगी। और और बेसिकली इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री होती है जो इस चीज को अडॉप्ट करती है 2010 के अंदर, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री होती है उस टाइम जो कि इस एनजीटी को मॉडल को बेसिकली अपनाती है ना। और बेसिकली ये जो एनजीटी है ये किस बेसिस पर है, बिकॉज ऑफ हमने जो एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बनाया, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। बेसिकली आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ये आर्टिकल 21 है बेटा, आर्टिकल 21 इसी बात बोलता है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना। इससे ये बहुत सारे तरीके से इंस्पायर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू प्रमोट वुमेन राइट ग्लोबली व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी मैनुअल। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि प्रमोट करती है वुमेन राइट को ग्लोबली और लॉन्च करा था फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया, जापान, जर्मनी और स्वीडन। इंडिया, जापान, जर्मनी और स्वीडन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि ऐसा में देखने को मिलता है, स्वीडन ऐसी कंट्री हुई थी 2018 के बीच में, 2018 में। ये देखो एक बात बताता हूँ, ये एमयू वाले जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछते हैं ना, कहीं से कुछ ही पूछ लेते हैं, तो ये करंट होते ही नहीं है इनके। 2023 के क्वेश्चन पेपर हम पढ़ रहे हैं, 2018 का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2018 का 2019 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 2018 के अंदर बेसिकली वही था, स्वीडन ने अपना फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी लेकर गया जो अडॉप्ट कराया उन्होंने। और ये तीन आर के ऊपर बेसिस था, राइट, रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, मनसब इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये मनसब जो है ना बेटा,
मनसब जो है ये एक सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस बाय द अकबर, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर जो मनसब है ये अरेबिक ओरिजिन है, और मनसब का मतलब होता है बेटा रैंक, रैंक इसका मतलब होता है, मनसब का मतलब होता है रैंक, है ना। यहाँ पर क्या होता था कि जिनके ये इनके जो पर्सनल ऑफिसर्स होते थे, है ना, मुगल एम्पायर के बीच में, तो उनको ना इन्होंने रैंक दिया, और उसी के हिसाब से इनकी फिर सैलरी भी डिसाइड होती थी। तो इसमें दो होते थे, मनसब में दो होते थे, एक आपका था जात और एक था आपका सवार, एक था जात और एक था सवार। तो जो जात था, जात बेसिकली ये डिसाइड करती थी यहाँ की इसकी सैलरी और रैंक, जात डिसाइड करती थी, मतलब जात से डिसाइड होती थी कि इसकी रैंक क्या है, जितनी हायर जात होगी उतनी हायर इसकी रैंक और सैलरी होगी। और सवार का मतलब होता है कैवेलरी मैन, उसके पास में कितने हॉर्सेस होंगे, ये सारी चीज, वो कितने हॉर्सेस का मालिक होगा। तो एक रैंक है, मिलिट्री रैंक बेसिकली ये है जो इनके यहाँ पर काम कर रहे लोग हैं। अकबर ने 1571 में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करा था, और सवार का मतलब नंबर ऑफ कैवेलरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है। अब देखो इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से लेकर के, कहां से लेकर के बेटा, इनका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन देखने के मिला है, ये भी मनसब का, कि मुगल में मनसब का मतलब क्या होता था, रैंक और ग्रेड, रैंक और ग्रेड था। वहीं अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वो दहशाला यूनिट चलाई थी इन्होंने, दहशाला और बीघा, दहशाला, दहशाला मतलब 10 साल की जो सिस्टम था, है ना। टैक्स तो ऐसा तो वहां पर चलता ही था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में, आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि अर्थशास्त्र के बेसिकली ऑथर कौन है। अब आपको मालूम है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि मौर्यन एम्पायर का है, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंदा डायनेस्टी को हराया और अपने आप में यहाँ पर आकर के जीते, है ना। तो अर्थशास्त्र रिटन बाय, और इसके ऑथर हैं, ऑथर बाय द कौटिल्य, कौटिल्य को बेसिकली और भी अदर नेमों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्ता। ये फोर्थ टू थर्ड मतलब फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी में बेसिकली लिखी गई है। और ये बताती, देखो अर्थशास्त्र मतलब बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की गई है ना, मिलिट्री स्ट्रक्चर की बात की गई है मौर्यन एम्पायर की, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर की। तो ये कौन थे, ये बेसिकली ये कौटिल्य कौन थे, विष्णुगुप्ता चाणक्य कौन थे, ये चाणक्य बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना। वहीं अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास, तुलसीदास जी जो है, ये बेसिकली ये तो बहुत रिसेंटली है, और दूसरी तुलसीदास की एक बुक है जो कि है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये तुलसीदास के बेटा, रामचरितमानस की एक बुक है, तुलसीदास की रामचरितमानस, ये है बेटा आपका है ना, तुलसीदास जी से। और इन्होंने इसको लिखा था 1574 के अंदर, और उस टाइम जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, अकबर, अकबर के टाइम पीरियड थे, अवधि में इन्होंने ये बुक लिखी थी, अवधि में, रामचरितमानस अवधि में लिखी गई थी, है ना। और वही अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई है, अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई है। और देखो राम तुलसीदास के एक और कंटेम्प्रेरी है विलियम शेक्सपियर, इनके ही कंटेम्प्रेरी है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं, ठीक है ना। कालिदास, अब कालिदास की बात करें तो कालिदास ने बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे कालिदास की एक बुक है, ये फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी की बात है, इनकी ये संस्कृत पोइट है, और इन्होंने कुछ लिखा जैसे मेघादूत, कुमार संभवम, है ना, रघुवंशा। आगे चलते अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में एक लव स्टोरी है, सेपरेशन है ना, बिटवीन शकुंतला देवी एंड शकुंतला एंड द दुष्यंत राजा की, इसमें बातचीत की जाती है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघादूत, है ना, और मेघादूत, कुमार संभवम, ऐसे इनके कुछ लिखी गई है इन्होंने। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेरियास, एक और फायर टेंपल प्लेस वर्शिप ऑफ द ज्यूइश, मैजिस, खासी और पारसीज। तो बेसिकली जो ये है, ये पारसीज का, जिसको जोरेंटनिज्म भी बोला जाता है, पारसीज का, है ना। पारसीज एक धर्म है जो कि जोरेस्ट्रियनिज्म जिसको बोला जाता है, और ये अगेरियन का एक वर्शिप टेंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यूइश का एक और है जिसको बोलते हैं बेटा हम सियान गोग्स, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज राजस्थान पर्टिकुलरली फेमस फॉर देयर कमिटमेंट टू खेजरी ट्री। खेजरी ट्री को कमिटमेंट करने के लिए बेसिकली ये है बिश्नोई। बिश्नोई, अब बिश्नोई कौन है? बिश्नोई में 20 प्लस के 9, 20 प्लस के 9 इनकी प्रिंसिपल है। जो बिश्नोई समाज आप सुनते होंगे है ना, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। इसके 29 प्रिंसिपल है और 29 में प्रिंसिपल है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, और बायोडायवर्सिटी में जो ब्लैक बक है, चिंकारा है, इन जैसी चीजों को बेसिकली प्रिजर्व करना है ना, रोकना, और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाना। ये बिश्नोई इसको बेसिकली डेडिकेट है खिजरी राजस्थान के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। मायावती तो फर्स्ट दलित फीमेल थी ऑफ यूपी की, है ना, जो कि सीएम बनी थी। ममता बनर्जी तो करंटली चीफ मिनिस्टर है, जला जी तमिलनाडु से है। लेकिन ये है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी यूपी की, वो सीएम बनी थी और इंडिया की पहली सीएम थी वुमेन, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज रूल विच रिक्वायर फ्रॉम इंडिविजुअल मैरिड टू आउटसाइड और हर ऑन ग्रुप कार्ड। जो ऐसी शादी जो बेसिकली अपने ग्रुप से बाहर की जाती हो उसे हम एक्सोगेमी बोलते हैं, एक्सोगेमी। लेकिन इंडोगेमी जिसका अपोजिट है, जो विद इन अ ग्रुप की जाती हो, अपने खुद के ग्रुप में की जाती हो, है ना। मोनोगेमी यानी कि सिंगल शादी है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही, है ना। ऐसा नहीं है कि पॉलीगैमी यहाँ पर चल रहा है, एक एक इसे में से एक टाइम पे एक बीवी होना, है ना, इसे मोनीगैमी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एंशिएंट हिंदू रिलीजन पंचतीर्थ एज अ नेशनल हेरिटेज। तो बेसिकली पंचतीर्थ को किसने एज अ नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करा था, और ये भी 2018-19 का बेसिकली है। तो ये पाकिस्तान ने किया था बेटा, पाकिस्तान ने, ऑप्शन सी। खैर, द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डेवलप इन इंडिया वाज, ये तो थी बेटा टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1907 की बेसिकली ये है ना, 1907 की। सुबर्णरेखा रिवर पर बेसिकली बनाई गई थी। सीमेंट इंडस्ट्री तो बहुत अभी नहीं है, रिसेंटली। कोडेस ये ओल्डेस्ट में आ जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग भी अभी रिसेंटली अभी बन रही है। तो मॉडर्न में सबसे पहली जो है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी है 1907 की, ठीक है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है बेटा। क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। क्योंकि इसमें बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो सार्क का पार्ट है। अब सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ क्या बेटा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। अब सार्क की एस्टेब्लिशमेंट शुरुआत करता है बांग्लादेश, ढाका में इसकी बेसिकली ओपनिंग होती है, ढाका में बांग्लादेश के अंदर। अब ढाका में जब इसकी बेसिकली होती है तो ये बात है, इसको 8 कंट्रीज इसके मेंबर है, 8 स्टेट जो है इसके मेंबर है, जो और 9 इसके ऑब्जर्वर मेंबर है। लेकिन 8 इसके ऐसे मेंबर हैं जो कि इसके फुल फुल मेंबर है, मेंबरशिप उनके पास में है। 1985 में इसको बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। बांग्लादेश ढाका में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर देखने के लिए मिलता है तो इसका काठमांडू नेपाल के अंदर है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका बेटा? काठमांडू नेपाल के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू के अंदर। लेकिन ये बेसिकली शुरुआत इसी की गई थी बांग्लादेश ढाका से 1985 में। इसके 8 कंट्रीज के मेंबर है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, और उसके बाद में आपका इंडिया आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, है ना, श्रीलंका आ जाएगा। तो ये इसके और मेंबर है, तो 8 इसके बेसिकली मेंबर है। लेकिन मालदीव भी इसका मेंबर है। म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, ये याद रखना। मालदीव इसका पार्ट है। देखो, मालदीव है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, 2 4 6। आपके पास श्रीलंका और भूटान। ये 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो सार्क के मेंबर हैं, जो सार्क के मेंबर हैं, ये सार्क के मेंबर हैं बेटा। 4 ऑप्शन में है और 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका और भूटान। ये 8 ऐसे मेंबर है। लेकिन म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, है ना, ये आप थोड़ा सा याद रखना। म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क, है ना, सार्क का बेसिकली पार्ट नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विद रेफरेंस टू कॉलोनियल पीरियड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड। ट्रेड मोनोपोली जो थी वो एक कंपनी की बेसिकली एंड हो चुकी थी। तो वो था बेटा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसके तरीके से ट्रेड की मोनोपोली ये पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इन्होंने कहा कि इंडिया से आप टी में कर सकते, बस चाय में, चाय का व्यापार आप कर सकते हो, और आप चाइना के साथ में व्यापार कर सकते हो। लेकिन और फुल ऑफ जितनी भी सारी मोनोपोली अभी खत्म कर दी जाती है। वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, 1813 का चार्टर एक्ट था।
रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 से ये पहला ऐसा आता है बेटा जिसके जरिए से जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है इसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें वॉरेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, है ना। फिर अलग अलग फिर सिंध एक्ट इन 1861 अलग। तो ये थे बेटे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि बेसिकली एमयू 2023 के अंदर पूछे गए थे, है ना। इसमें हमारा जीके और जीएस वाला पार्ट सिर्फ इतना ही है और इसमें और जो बाकी क्वेश्चन है वो पॉलिटी का सेक्शन है। तो बस इतना ही ये हमारा सेशन था। उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।